टॉपिक है वो है कूलाम का नियम। इसके 80% चांस रहते हैं 2 या 3 नंबर में आने के, ठीक है। तो कूलाम के नियम के बारे में हम बात करते हैं। तो कूलाम का नियम क्या है? तो कूलाम का नियम जो है वो दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच में लगता है, ठीक है। क्योंकि हम स्थिर वैद्युति की बात कर रहे हैं इसलिए हम कहेंगे कि कूलाम का नियम है जो दो स्थिर बिंदुओं के बीच में लगता है और इसमें आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों का ही गुण पाया जाता है। इसके बनिस्पत 11th क्लास में जब हम गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में बात कर रहे थे तो वहां पर खाली आकर्षण ही लगता है, ठीक है। जैसे हमने 11th क्लास में गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में बात की थी वैसे ही हम यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक स्थिर वैद्युतिकी में हम कूलाम के नियम के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो इसकी हम डेफिनेशन की बात करते हैं कि डेफिनेशन क्या होगी। इस डेफिनेशन से चलते हैं तो हम बात करते हैं, ठीक है। तो इसका स्टेटमेंट लिख देते हैं। इस नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का मान उन आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके मध्य दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये हमारा कूलाम का नियम का स्टेटमेंट है। इस नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदु क्या होंगे हमारे स्थिर, क्योंकि हम स्थिर वैद्युति की बात कर रहे हैं। दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य यानी हमारे पास आवेश कितने होंगे? दो के मध्य लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण। गुरुत्वाकर्षण की बात करते हैं तो उसमें केवल आकर्षण का ही गुण पाया जाता है, जबकि विद्युत स्थिर वैद्युतिकी में वैद्युतिक क्षेत्र के लिए आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों ही लगते हैं। तो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का मान उन आवेशों के गुणनफल, जो भी हम आवेश ले रहे हैं उन दोनों का गुणनफल के बराबर लगने वाला जो बल है उन आवेशों के गुणनफल, जो भी हमारा आवेश होगा, दो आवेश होंगे, उन दोनों के गुणनफल के तो समानुपाती होगा और उन आवेशों के बीच में जो दूरी होगी उसके वर्ग के क्या होगा? व्युत्क्रमानुपाती, यानी उसका उल्टा होगा। तो उसको हम लिखते हैं कि माना कि दो आवेश Q1 व Q2, हम दो आवेश ले रहे हैं स्थिर बिंदु आवेश। एक हमारे पास आवेश Q1 है, दूसरा Q2 है। इनके बीच में जो दूरी है उसको हम R से लिखेंगे, ठीक है। तो दो आवेश Q1 व Q2 है
तथा उनके मध्य दूरी r है। ठीक है, तो कूलाम का नियम क्या कह रहा है कि आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का मान उन आवेशों के गुणनफल के लगने वाला बल F। पहला स्टेटमेंट क्या है कि लगने वाला बल क्या है, समानुपाती है। समानुपाती है किसके समानुपाती है, आवेशों के गुणनफल, आवेश Q1 और Q2 दोनों के गुणनफल। तो Q1 आवेश और इंटू Q2 आवेश, इन दोनों के आवेशों के गुणनफल के समानुपाती है। अगला स्टेटमेंट दूसरा क्या कह रहा है कि ये उनके मध्य दूरी, इनके बीच की दूरी को हमने क्या लिया है r, इनके बीच की दूरी के वर्ग, दूरी का वर्ग। तो लगने वाला जो बल है वो उसकी दूरी के व्युत्क्रमानुपाती यानी उल्टा है, तो व्युत्क्रमानुपाती है दूरी के वर्ग। ये हमारा कूलाम का नियम कह रहा था, कथन था, उसको हमने इस मैथमेटिकल फॉर्म में लिख दिया है। अब आगे इसको एक्सपांड करते हैं। इसको जब कंबाइंड फॉर्म में लिखा जाएगा तो ये हो जाएगा F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये आपका प्रोपोर्शनलिटी साइन है, समानुपाती स्थिरांक। इसको जब हटाएंगे प्रोपोर्शनलिटी साइन को तो हमको एक कांस्टेंट लेना पड़ेगा। जैसे हमने ग्रेविटेशनल फोर्स गुरुत्वाकर्षण में लिया था, क्या लिया था, वहां पर लिया था हमने कि Fg जो है वो समानुपाती होता है m1 m2 के। Fg जो समानुपाती है, व्युत्क्रमानुपाती है 1/r स्क्वायर के। तो वहां हम लिखते थे कि Fg डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 अपॉन m2 अपॉन r स्क्वायर। जब इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को जब हटाते थे तब एक कांस्टेंट लिया जाता था, वो कांस्टेंट था हमारे पास g, जिसको हम ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, सार्वत्रिक गुरुत्व नियतांक कहते थे। इसका जस्ट उल्टा, वहां पर हमारे पास द्रव्यमान था, यहाँ पर हमारे पास आवेश है। वहां पर दूरी r थी, यहाँ पे भी दूरी r है। वहां पर हमने ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g लिया था, यहाँ पर हम g की जगह एक कांस्टेंट लेंगे जिसको कहेंगे k, और k यहाँ पर आपका एक नियतांक है, समानुपाती नियतांक। नियतांक तो ये जो k की जो वैल्यू है, k की वैल्यू वो होती है, कैलकुलेट वैल्यू है 1/4 पाई ई नॉट। k को हम 1/4 पाई ई नॉट ई भी लिख सकते हैं। जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो k की वैल्यू हमारे पास वैसे डायरेक्ट होती है, अगर नहीं हो तो हमको पता होना चाहिए कैसे आई। तो k की वैल्यू जो होती है वो होती है 9 × 10⁹ न्यूटन स्क्वायर मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम का स्क्वायर, ये इसकी यूनिट होती है। ई नॉट, यहाँ पर ई नॉट क्या है, इसको कहते हैं इप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। यहां पर ई नॉट जो है वो है आपकी माध्यम की, निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। निर्वात की, निर्वात लिया है, ठीक है, ये कहलाता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, निर्वात की विद्युतशीलता। ठीक है, ये कहलाता है निर्वात की विद्युतशीलता। ये जो ई नॉट है इसकी वैल्यू फिक्स होती है और ये होती है 8.854 इंटू 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर अपॉन
न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो इस तरह से हम की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। इसमें ई नॉट की वैल्यू फिक्स होती है आपकी 8.854 इंटू 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। जब इस वैल्यू को यहाँ पुट किया जाएगा, फाई की वैल्यू 3.14 होती, और इस पूरी चीज को जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास की वैल्यू निकल आएगी, वो होगी आपकी 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये जो आपकी यूनिट है ये आपकी एमकेएस यूनिट है, मीटर किलोग्राम और सेकंड। और जब के की वैल्यू अगर की यूनिट अगर सीजीएस में अगर हम काउंट करेंगे तो वो हो गया आपकी 1। ठीक है, तो ये आपकी एमकेएस यूनिट है। सीजीएस, एमकेएस, एफपीएस के बारे में आपने 11वीं क्लास में पढ़े होगा। एमकेएस मीटर किलोग्राम सेकंड, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, और एक होती है एफपीएस फॉर पाउंड और सेकंड। ठीक है, तो ये के बराबर हो गया 1/4 पाई ई नॉट। ठीक है, अब हम इस के की वैल्यू को हमारी इक्वेशन नंबर, इसको इक्वेशन कर देते हैं 1, 2 और 3। अब इस के की वैल्यू को हम इक्वेशन में पुट करते हैं। ठीक है, तो मैं इसको मिटा देता हूं। इस के की वैल्यू को हम अपनी इक्वेशन में रखते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 4। ये हम निर्वात की विद्युतशीलता के लिए बात कर रहे थे। ठीक है, अगर हमारे पास अगर कोई माध्यम दिया गया हो, निर्वात की बात कर रहे थे, अगर हमारे पास कोई माध्यम दिया गया हो तो माध्यम के लिए लिखेंगे हम Fm बराबर, यहाँ m का मतलब है मीडियम माध्यम, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई Em Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 5। ये कहलाता है EM कहलाता है आपका माध्यम की विद्युतशीलता। माध्यम की विद्युतशीलता। ठीक है, एक बार आप इसको नोट कर लो। निर्वात की विद्युतशीलता का हमने मात्रक ज्ञात कर लिया है, कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हम निकालते हैं इसका डायमेंशन फॉर्मूला, विमीय सूत्र क्या होता है। ठीक है, तो ई नॉट की विमा निकालते हैं, ई नॉट की विमा, इसका डायमेंशन फॉर्मूला हम निकालते हैं। तो हमारे पास है F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। हमको ई नॉट का डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है, तो इसी यूनिट को यहाँ शिफ्ट कर देते हैं और इस F को यहाँ शिफ्ट कर देते हैं, तो ये हमारे पास फॉर्मूला जो है वो इस तरह से बन जाएगा 1/4 पाई F इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, तो उसका डायमेंशन फॉर्मूला हो जाएगा ई नॉट बराबर, अब 4 और पाई क्योंकि ये तो कांस्टेंट क्वांटिटी है तो इसका तो कुछ भी नहीं होगा, हमारे पास हो जाएगा Q1 और Q2 दोनों चार्ट सेम है, तो इसको हम Q स्क्वायर लिख सकते हैं और नीचे हो जाएगा F इंटू R स्क्वायर। अब Q बराबर हमने पढ़ रखा है कि Q बराबर होता है I इंटू T, तो ये हो जाएगा I स्क्वायर T का स्क्वायर अपॉन F फोर्स, और फोर्स बराबर होता है M इंटू A, मास इंटू एक्सीलरेशन, द्रव्यमान इंटू त्वरण। इस एक को हम लिख सकते हैं वेग में परिवर्तन की दर, तो v/t। इस वेग में परिवर्तन की दर को हम और लिख सकते हैं कि विस्थापन में परिवर्तन की दर, तो ये हो जाएगा x/t का स्क्वायर इंटू r का स्क्वायर। ये t स्क्वायर जब ऊपर शिफ्ट होगा
ये टी स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, तो ये बन जाएगा पी नॉट बराबर आई स्क्वायर टी की पावर 4 अपॉन एम इंटू एक्स इंटू आर स्क्वायर। अब इसकी डायमेंशन फॉर्मूले की वैल्यू रखते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास आई स्क्वायर, करंट को हम एम्पियर में मापते हैं तो इसलिए इसका हो जाएगा ए का स्क्वायर, टाइम का हमारा टाइम ही रहेगा, ये रहेगा टी की पावर 4। इस तरह से एम के लिए हो जाएगा हमारा m1, x आपकी लंबाई है, इसके लिए हो जाएगा l1, और ये भी आपका आर स्क्वायर है, दूरी को हमेशा लंबाई में नापा जाता है इसलिए एल स्क्वायर। इस तरह से आपका जो फाइनल डायमेंशन फॉर्मूला निकल के आएगा, m1 को जब आप ऊपर की तरफ शिफ्ट करोगे तो ये बन जाएगा m-1, l2 और 1 3, और 3 को जब आप ऊपर शिफ्ट करोगे तो l-3, इसके बाद t एज इट इज 4 रहेगा और a आपका हो जाएगा a का स्क्वायर। इस तरह से आपका डायमेंशन फॉर्मूला बन गया m-1 l-3 t की पावर 4 e का स्क्वायर। ठीक है, तो ये था आपका कूलाम का नियम। ठीक है, नोट कर लीजिए। बस ज्यादा इसके आगे हम कूलाम के नियम में एक परावैद्युतांक है उसकी बात करते हैं। ठीक है, तो परावैद्युतांक इसी का टॉपिक है। ठीक है, परावैद्युतांक को स्मॉल ई आर से लिखा जाता है। इसको कहते हैं, आर का मतलब होता है रिलेटिव परमिटिविटी, अपेक्षिक विद्युतशीलता। आर का मतलब होता है रिलेटिव परमेबिलिटी या परमिटिविटी, अपेक्षिक विद्युतशीलता, अपेक्षिक विद्युतशीलता। तो दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच में अगर दो बल लग रहे हैं, एक माध्यम का और एक निर्वात का, ईआर क्या होगा आपका, ईआर होगा निर्वात में दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल। वो बल कैसा भी हो सकता है, उसकी प्रकृति आकर्षण या प्रतिकर्षण कुछ भी हो सकती है। वो अगर हम माध्यम में दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल, तो ईआर हमारे पास हो जाएगा निर्वात में दो आवेश, निर्वात में जो आवेश था उसको हमने लिया था ई नॉट, तो ये हो जाएगा हमारे पास ई नॉट, और माध्यम के लिए लिया था हमने ई एम, तो ये बन जाता है आपका परावैद्युतांक। इसको कहते हैं आपेक्षिक विद्युतशीलता भी कहते हैं, इसका दूसरा नाम क्या है, आपेक्षिक विद्युतशीलता। इस फॉर्मूले से हम ई नॉट की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं, तो ई नॉट बराबर क्या हो जाएगा, ई एम इंटू ई आर। इस चीज से हम देख रहे हैं, इसको हम व्यक्त कर देते हैं, ये हो जाएगा 6। ठीक है, तो इस रिलेशन से हम क्या देखते हैं कि जो ई नॉट, जो आरोपित बल का जो मान है निर्वात में, वो माध्यम पर आरोपित बल का कितना गुना ज्यादा है, ई आर गुना। तो इस रिलेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि एफ नॉट या निर्वात पर जो लगने वाला बल है वो आपका उस माध्यम पर आरोपित बल से ग्रेटर देन है। ये रिलेशन हमारे पास
निकल कर सामने आ रहा है कि जो निर्वात में आरोपित बल है वो माध्यम की अपेक्षा अधिक होता है। ठीक है, इसका हम एक डायमेंशन फॉर्मूला भी निकाल लेते हैं। तो ER का डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो जाएगा, E नोट का आपने निकाला ही हुआ है अभी जो पीछे निकाला था, और EM दोनों माध्यम सेम है, तो इसका जो डायमेंशन फॉर्मूला है वो हो जाएगा M0 L0 T0। ठीक है, इसी तरह से आप EM का निकालो तो भी सेम आएगा। तो ये इसका डायमेंशन फॉर्मूला हो चुका है। ठीक है, तो ये था हमारा पराविद्युतांक का एक छोटा सा कंसेप्ट। एक आप टेबल ड्रॉ कर लीजिए। आपको पता होना चाहिए कि किस माध्यम का पराविद्युतांक कितना होता है। ठीक है, एक छोटी सी टेबल ड्रॉ कर लीजिए। यहाँ पर है माध्यम और यहाँ पर है पराविद्युतांक। ठीक है, तो आपको कुछ माध्यम की पराविद्युतांक वैल्यू कितनी होती है ये आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं निर्वात के लिए। तो निर्वात का जो पराविद्युतांक है वो होता है 1। दूसरा है आपका जो परा माध्यम है वो है आपका हवा, और हवा के लिए इसका जो मान होता है वो होता है 1.0059। ठीक है, 1.0059। तीसरा जो है आपको वो याद रखना है कांच का, और इसकी वैल्यू होती है 5 से 10 तक। ठीक है, इसके बाद है अभ्रक। अभ्रक की वैल्यू होती है 3 to 6। ठीक है, अभ्रक आपको पता ही होगा, जो ठंड के दिनों में रूम हीटर वगैरह जो चलाते हैं उसके अंदर जो वो प्लेटें होती है वो अभ्रक की होती है। ठीक है, अभ्रक यहाँ अपने यहाँ बहुत ज्यादा खनन होता है अभ्रक का। एक है आपका आसुत जल, या आप इसको जल भी कह सकते हैं, आसुत जल, बरसात का पानी। उसका जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, इसको डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ भी कहते हैं। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ये हो जाएगा इसका 80। ये चीज आपके न्यूमेरिकल्स में जब सॉल्व करोगे तब इसकी वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, और कोई भी सूचालक, या कह सकते हैं सूचालक या धातु, और धातु के लिए जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की वैल्यू होती है वो होती है आपकी इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये यहाँ पर आपका समाप्त होता है कूलाम का नियम। ठीक है, तो नोट कर लीजिए। हाँ, तो अभी अपने कूलाम नियम के बारे में पढ़ा था, और इससे पहले आपने 11वीं क्लास में गुरुत्वाकर्षण के बल के बारे में भी पढ़ा था। तो अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है उसको देख लेते हैं। तो डिफरेंस के लिए हम एक टेबल ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो एक साइड में हम रखते हैं गुरुत्वाकर्षण बल, और दूसरी तरफ हम लेते हैं कूलाम बल। जो आपका गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो हमेशा दो द्रव्यमानों के बीच में लगता है। यह दो
द्रव्यमानों के मध्य, यह दो द्रव्यमान यह हमेशा दो द्रव्यमानों के मध्य लगता है। और जबकि आपका कूलाम बल जो है ये दो आवेशों के बीच में लगता है, यह दो आवेशों के मध्य लगता है। जो गुरुत्वाकर्षण बल है उसके लिए एक कंडीशन बैठती है, वो ये है कि जो दो द्रव्यमान है उन दोनों द्रव्यमानों में से एक जो आपका द्रव्यमान है वो दूसरे द्रव्यमान से अधिक होना चाहिए। तो जो गुरुत्वाकर्षण बल है जो दो पिंडों के बीच में लग रहा है उसमें दो द्रव्यमानों में एक द्रव्यमान का मान, या इसको इस तरह से कह सकते हैं कि दो पिंडों में एक पिंड का द्रव्यमान दूसरे के द्रव्यमान से अधिक होना चाहिए। तो इसके जस्ट उल्टा, इसमें ऐसी कोई शर्त नहीं है, इसमें एक का कम होगा दूसरे का चलेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो यह किसी भी प्रकार के आवेशों के मध्य उत्पन्न हो जाता है, बशर्ते आपका जो आवेश है वो स्थिर विद्युत आवेश होना चाहिए। ठीक है। तीसरा, गुरुत्वाकर्षण का बल जो है उसके लिए कंडीशन है कि यह हमेशा आकर्षण प्रकृति का ही होता है। यह केवल ब्रह्मांड में हर ग्रह दूसरे ग्रह को अपनी ओर आकर्षित भी करता है। यह केवल आकर्षण प्रकृति का ही होता है। इसके जस्ट उल्टा, यह आकर्षण और प्रतिकर्षण, यह आकर्षण एवं प्रतिकर्षण प्रकृति का होता है। ठीक है। चौथा पॉइंट, जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो प्रकृति का सबसे दुर्बल बल है। ठीक है। तो जो गुरुत्वाकर्षण बल का जो मान है वो कूलाम के बल का बहुत कम होगा। ठीक है। F is
वेरी ग्रेटर देन एफ जी। और कितना होता है, तो ये लगभग होता है एफ ई जो है वो 36 टाइम ऑफ एफ जी। गुरुत्वाकर्षण बल का 36 गुना होता है। ठीक है, कितना गुना होता है, 36 गुना होता है। ठीक है, तो ये कुछ डिफरेंस थे जो हमने टेबुलेट फॉर्म में लिखे हैं, एक बार आप इनको नोट कर लीजिए। फोर्थ जो हमारा डिफरेंस है उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो जो आपका गुरुत्वाकर्षण बल है वो आपका प्रकृति का सबसे दुर्बल बल है। आपके प्रकृति में मूल रूप से 4 बल है। एक है गुरुत्वाकर्षण, दूसरा है विद्युत बल जिसको कूलॉम बल भी कहते हैं, तीसरा आपका प्रबल नाभिकीय बल होता है, चौथा आपका दुर्बल नाभिकीय बल होता है। ठीक है, तो गुरुत्वाकर्षण बल का जो प्रकृति वो सबसे दुर्बल होती है। ठीक है, तो अगर हम गुरुत्वाकर्षण बल और कूलॉम के नियम की अगर कंपैरिजन करें, ठीक है, ये आपका जो विद्युत आकर्षण बल है वही कूलॉम बल है, क्योंकि विद्युत आकर्षण यानी दो चार्जेस के बीच में लगता है, और चार्ज है यानी आपका क्या है, विद्युत क्षेत्र है। ठीक है, तो इसको मैं एफ ई भी लिख रहा हूँ। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना। तो एफ जी जो है एफ ई से वेरी लेस देन है, और इसके उलट मैंने कंडीशन लिखी कि एफ ई इज वेरी ग्रेटर देन एफ जी। ठीक है, एफ ई इज वेरी ग्रेटर देन एफ जी, और कितना है, तो ये लगभग गुरुत्वाकर्षण बल का 36 गुना ज्यादा होता है। ठीक है, तो ये आप याद रखना। फिफ्थ डिफरेंस, जो आपका गुरुत्वाकर्षण बल का जो मान है वो आपका माध्यम की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, इसके लिए कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, जबकि इसके पर जस्ट उल्टा आपका कूलॉम बल जो है वो माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है। अभी इससे पहले हमने पढ़ा था कि निर्वात की विद्युतशीलता लेने पर क्या होता है और माध्यम में लेने पर क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, तो माध्यम की प्रकृति पर ये निर्भर करता है। लास्ट पॉइंट, एफ जी की वैल्यू आपने 11 में पढ़ी थी, जी एम टू आर का स्क्वायर। जी की वैल्यू 6.6 ये होती है, और जी आपका सार्वत्रिक नियतांक ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है। एफ सी की वैल्यू होती है के Q1 Q2 आर का स्क्वायर, ये कूलॉम बल है, और ये 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर और कूलॉम की वैल्यू होती है। तो ये कुछ टेबुलेट डिफरेंस है जो हमको गुरुत्वाकर्षण बल और कूलॉम बल के बीच में क्या अंतर है उसको शो करते हैं। ठीक है, तो तो अभी हमने पढ़ा था गुरुत्वाकर्षण बल और कूलॉम नियम में जो डिफरेंस क्या है, उन दोनों के बीच में अंतर क्या है। अब दोनों में समानता क्या है वो चीज भी देख लेते हैं। ठीक है, तो गुरुत्वाकर्षण बल एवं कूलॉम बल में समानता। गुरुत्वाकर्षण बल और कूलॉम बल में क्या क्या समानता है इस पर बात करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट जो है वो है कि गुरुत्वाकर्षण बल और कूलॉम बल दोनों ही व्युत्क्रम बल नियम का पालन करते हैं। दोनों बल व्युत्क्रम वर्ग दूरी का व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करते हैं। ये व्युत्क्रम बल ये होता है, जैसे एफसी बराबर आपका था के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और एफ जी था आपके पास जी M1 M2 अपॉन आर का स्क्वायर। तो व्युत्क्रम उल्टा आर स्क्वायर और वर्ग स्क्वायर, तो ये दोनों ही क्या कर रहे हैं, व्युत्क्रम बल नियम का पालन कर रहे हैं। ठीक है, दूसरी जो समानता है, इन दोनों की परास जो है वो दीर्घ होती है। दोनों बलों की परास
दीर्घ होती है। दोनों बलों की परास दीर्घ होती है। तीसरा पॉइंट, जो दोनों ही बल जो है, दोनों ही बल न्यूटन के, जब तीसरा नियम है क्रिया प्रतिक्रिया का, उसका पालन करते हैं। दोनों ही बल क्रिया प्रतिक्रिया नियम का पालन करते हैं। चौथा पॉइंट जो है, दोनों ही संरक्षी बल है। दोनों ही संरक्षी बल। विक्रम बल का नियम का पालन कर रहे हैं, परास इनकी जगह क्रिया प्रतिक्रिया नियम का पालन कर रहे हैं, और दोनों ही आपके संरक्षी बल है। ठीक है।